डी अब हम देखते हैं, सेक्शन सी तक सॉल्व किए, उसके बाद अब सेक्शन डी देखते हैं। ठीक है, सेक्शन डी क्या है? पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पहला क्वेश्चन आपका वेब ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका और करके रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और बहुत ही लेवल के क्वेश्चन है। एक्चुअली कह रहा है स्टेट्स हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल के आपको एक स्टेटमेंट लिखना था, बहुत आसानी से आप लिख सकते हो यार, बहुत ही चुपचाप बैठे हुए मायूस होते हुए भी आप हाइगन्स प्रिंसिपल भाई साहब को लिख सकते हो, क्योंकि इतना तो जानते हो, कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, कुछ नहीं सुना होगा। अब ऐसा मत लिख के आ जाना कि हाइगन्स प्रिंसिपल का पूरा बायोडाटा लिख के आ जाना, ये मत लिखना कभी। यहाँ पूछा स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल ने कहा क्या था एक्चुअली। बहुत लड़का क्या करेगा यार, जो थोड़ा मल्टी टैलेंटेड लड़का होगा वो क्या करेगा, नेम हाइगन्स प्रिंसिपल, डेट ऑफ बर्थ कराची, उसके बाद प्लेस बांग्लादेश, ये नहीं करने का। स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल का मतलब है हाइगन्स प्रिंसिपल ने कहा क्या था वेब ऑप्टिक्स में, वेब के बारे में, वेब थ्योरी ऑफ जो है लाइट के बारे में क्या कहा, वेब नेचर ऑफ लाइट के बारे में कहा क्या। अब यहाँ कराची पोर्ट, सी पोर्ट, बम्बई में आए तो ये क्या, वो क्या, दिल्ली में पार्लियामेंट की, ये नहीं लिखना, इतिहास नहीं लिखना तुझे, यहाँ बायोडाटा नहीं लिख के आना है। ठीक है, स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल का मतलब ये है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब डायग्राम का मतलब यार और लड़का सोचेगा, हेल्प ऑफ डायग्राम का मतलब, हेल्प ऑफ डायग्राम का मतलब हाइगन्स प्रिंसिपल का डायग्राम, तो हाइगन्स प्रिंसिपल का डायग्राम ये बना देगा ऐसे, दो आँख लगा के, दो कान लगा के, दो नाक लगा के सजा देगा। हाइगन्स प्रिंसिपल का डायग्राम नहीं बनाना था एक्चुअली, जो हाइगन्स प्रिंसिपल ने कहा था उसका डायग्राम बना था। वैसे मेरा तो ड्राइंग बहुत खतरनाक है, देख रहे हो, जोकर बानर सियार सब कुछ बन जा रहा है मेरे से, तो एक्चुअली इसको मत देखो। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, वेरी प्लेन वेवलेट रिफ्लेक्टेड। अब इस पे यार, इस पे जो है इस आदमी के ऊपर तुम यार वेब गिराओगे क्या, इस आदमी के ऊपर तुम वेब गिराओगे, ऐसा मत करना यार, वहाँ पे लीचड़ खाना मत, मतलब वहाँ पे बना देना कापी पे, वरना समस्या हुई होगी। ठीक, फिर हेंस वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर इस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना है। तो साला जब इस पे वेब गिरेगा क्या पता ये जिंदा रहे क्या नहीं, या जिंदा ना रहे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे लगाने लो, ये मत, ठीक है, ये मत करना। अब मैं एक्चुअली सीधी बात है आपको बताता हूँ, हाइगन्स प्रिंसिपल ने कहा क्या था लाइट के वेव नेचर पे। देखो यार, लाइट की जो वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर, उस पर बहुत थ्योरी है। डुअल नेचर जो कि आइंस्टीन भाई साहब आए, वेव नेचर जो कि हाइगन्स आए, पार्टिकल नेचर आपके न्यूटन हुए, उसके बाद कैस्पेकुलर थ्योरी आपके आइंस्टीन ने बताया, उसके बाद आपके प्लंक क्वांटम थ्योरी बताई, तो कई थ्योरी आपकी लाइट्स की आती हैं। इसी प्रकार वेव थ्योरी आपके हाइगन्स प्रिंसिपल ने स्टेटमेंट क्या दिया कि हर पॉइंट, देखो लाइट की जो हर एक वेव की हर एक पॉइंट जो होती है, किसी भी पॉइंट पे चले जाओगे, वो एक पॉइंट सोर्स की जगह एक पॉइंट सोर्स की तरह एक बिहेव करती है, वह एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करती है। मतलब जो लाइट होती है एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करती है, कहने का मतलब है किसका, हाइगन्स प्रिंसिपल में कहने का यही स्टेटमेंट था, पहला स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट में हाइगन्स प्रिंसिपल क्या कहते हैं भाई, सेकंड स्टेटमेंट में आपके हाइगन्स प्रिंसिपल कहते हैं, बहुत उत्साहित थे, तो इन्होंने कहा आप अगर उस पॉइंट सोर्स पे, जैसे मान लेते हैं, सॉरी यहाँ मान लेते हैं ये पॉइंट सोर्स आपका क्रिएट हुआ, सॉरी यार थोड़ा यार फिगर नहीं बनता मेरे से, ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट सोर्स यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब यहाँ आप अगर एक टेंजेंट यहाँ पे मारते हो, टेंजेंट मारते हो, तो यहाँ एक सेकेंडरी पॉइंट सोर्स क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ टेंजेंट मारते हो तो यहाँ टर्टरी पॉइंट सोर्स, फिर यहाँ टेंजेंट मारोगे तो यहाँ फिर फोर्थ पॉइंट सोर्स, इस तरह से पॉइंट सोर्स क्रिएट होते आपके चले जाएंगे। यही हाइगन्स प्रिंसिपल का सेकंड स्टेटमेंट आपका था। मतलब उस पॉइंट सोर्स पे अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो आपके क्या मिल जाएंगे, सेकंडरी सोर्स मिल जाएगा, बात खत्म, यही है। ठीक, अब वहाँ यार तुमको क्या हाइगन्स प्रिंसिपल का बायोडाटा थोड़ा ना लिखना था, कहने का मतलब ये है। ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम, हेल्प ऑफ डायग्राम के थ्रू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताना था। बहुत सिंपल यार, ये आपने बनाया डायग्राम, ये आपने बनाया, अब ये आपने बनाया, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ये आपका एंगल ऑफ, यहाँ से वेव फ्रंट गिरती है इस पे, ये वेव फ्रंट है, ध्यान रखना वेव फ्रंट है सब, ऐसा नहीं पार्टिकल है, ये वेव फ्रंट है, वेव नेचर की लाइट है, तो वेव फ्रंट शो करोगे इस पे, वरना नंबर नहीं देगा। ठीक है,
तो ये फ्रंट गिराना एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इस केस में भी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, बहुत आसान स्टेटमेंट था। फिर कह रहा है हेंस वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यार वही तो हो गया। फिर वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आप वेरीफाई कर सकते हो। कैसे वेरीफाई करोगे? साइन आई अपान साइन आर लेके वेरीफाई कर दोगे, साइन आई बाई साइन आर लेके वेरीफाई कर दोगे। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि म्यू वन साइन आई कह रहे हैं तो रिफ्लेक्शन वाला केस बता रहे हैं, ऐसा मत सोच लेना, यहाँ पे भी लगता है। ठीक, एक कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12, या आपको यार मिरर इक्वेशन आपको लगाना था। यहाँ पे मैग्निफिकेशन दिया था, वर्चुअल इमेज दिया था, कुछ नहीं करना था। फाइंड द क्या पूछा था? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द, आपसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब यू आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया था। बस वही फार्मूला 1/f पुराना वाला जो बताया था आपको, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, पुराना वाला फार्मूला, बहुत पुराना, छोटे से बच्चे से भी पूछोगे तुमको लगता है याद हो गया होगा। ये मिरर का इक्वेशन, और ये मिरर का इक्वेशन आपको याद ही क्यों ना हो यार, एक एक इक्वेशन है मिरर का। ठीक है, तो याद तो होगा ही, लेकिन इसका डेरिवेशन बहुत लंबा जाता है। यह है तो बहुत छोटा, लेकिन यार लंबा काम करता है। ठीक है, डेरिवेशन भी इसका बहुत लंबा है, लगाने पे ये मतलब पूरी दिमाग ही ले लेता है फिर दिमाग। तो आप इसको निकालना, आप इसको निकालना। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया, आपका जो है ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से आपका लग जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन डी का ये 31 नंबर क्वेश्चन का ए का पहला दूसरा पार्ट बहुत आसान था यार, बहुत आसान था। अब यहाँ सेक्शन बी ए वाला नहीं तो बी वाला भी कर सकते हैं, बहुत आसान ये भी था। डायग्राम बनाना था आपको, डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर यल अपान एफ ओ इंटू डी अपान एफ ई, यही आपका फार्मूला बनता। इसका डेरिवेशन करना है, एक्चुअली डेरिवेशन करना था और मैग्नीफाइंग पावर को डेराइव करना था। टू लिमिटिंग ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप टू, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भैया कोई मीडियम नहीं होता, यही लिमिटेशन है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कोई मीडियम नहीं होता और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में मीडियम होता है, यही तो आपका लिमिटेशन है यार। इसमें लार्ज लेंथ भी यूज कर सकते हो, इसमें तो इस्तेमाल है भाई, यही तो लिमिटेशन है। बड़ा सिंपल था। आपका डायग्राम ऐसे बनेगा, बता देता हूँ। टेलीस्कोप है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टेलीस्कोप है तो यार हम देर थोड़ा ना जाएंगे, इस प्रकार का आपका डायग्राम बनेगा, देख लेना। ये बना, ये गई लाइट रे, ये गई, यहाँ आपका एफ बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ से ये जाएगा यार, डायग्राम देखो स्क्रीन थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, ये आपका जाएगा। ठीक है, यहाँ आपकी आई पीस रहती है और आई पीस आपकी क्या करती है? रिट्रेस मारती है इस इमेज को, रिट्रेस मारती है, इस इमेज को रिट्रेस मारती है। और फिर इस इमेज को रिट्रेस मारने के बाद यहाँ पे कुछ लेंस के पीछे यहाँ जाके एक इमेज शो करती है। ठीक है, और इसका जो आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर जो बनता है वो बनता है बहुत आराम से, टेन थीटा लगा के आप निकाल सकते हो। एफ ओ अपान, सॉरी मैंने यार अपान एफ ओ यार वो माइक्रोस्कोप को बता दिया है। ठीक है, तो एफ ओ अपान एफ ई बन जाएगा। और ये टोटल लेंथ भी इसका सम होता है, एक्चुअली टोटल लेंथ के बीच का जो टोटल लेंथ होता है वो एफ ओ प्लस एफ ई ही होता है, ये भी याद रखना। सेकंड पार्ट भी इसका है इसी प्रकार से। कह रहा द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द आई पीस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे माइक्रोस्कोप पूछ लिया। 1 2.5 फाइंड द ट्यूब लेंथ आपसे पूछा बेटा, यल पूछा, यल अपान एफ ओ डी अपान, छप आ गया मतलब यूज, यल अपान एफ ओ प्लस डी अपान एफ ई, यही यल आपको कैलकुलेट करना था। तीनों वैल्यू आपको दी गई है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? 5 नंबर का क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा अच्छे से लिखना था, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो भैया अच्छे से लिखना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन जाहिर सी बात है यार, लिखोगे नहीं तो नंबर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, लेकिन सोल्यूशन बहुत ही स्मार्ट वे में था, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आए तो इसके बाद हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 32। बहुत दमदार क्वेश्चन यार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और यही सेम क्वेश्चन मैं आपसे बता रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ, यही सेम क्वेश्चन आपके IIT JEE मेन 2019 के पेपर में है, यही सेम क्वेश्चन ग्राफ का क्वेश्चन आया था बेटा, और इसी सेम क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन JEE मेंस में आए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, यहाँ से क्लियर कॉन्सेप्ट कर लेना। डेरिवेशन यहाँ पे मैं आपको करा दे सकता हूँ, एक्चुअली कराऊंगा भी।
चलिए कराता हूँ, डेरिवेशन है पूरा सा यार, ठीक है। यूजिंग गॉस लॉ टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फॉर्मिंग लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर। आपको गॉस लॉ यूज करना है और आपको थिन स्ट्रेट वायर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। गॉस लॉ का आपको मैंने पढ़ाया है, तो गॉस लॉ आपको मालूम होगा। गॉस लॉ टोटल फ्लक्स जो होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, 1/ε0 टाइम के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्लोज्ड सर्कस एरिया से क्लोज्ड जो आपका लूप रहता है उससे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है वो 1/ε0 टाइम होता है। यही तो होता है फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट थोड़ा करके निकालते हैं तो जो आपका बन जाता है क्लोज्ड, मतलब इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपान ε0। यही आपका इक्वेशन बनता है एक्चुअली, क्यू अपान ε0 आपका ये इक्वेशन है गॉस लॉ का। इसी का यूज करना है और आपको लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डेरिवेशन करना है। बहुत आराम से कर सकते हो यार क्वेश्चन। तो कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो देखो यार थोड़ा यार छोटा करना पड़ेगा ना, छोटा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन हम देखते हैं तो अगर देखें तो इंटू, अगर ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर हम देखें, थोड़ा सा यहाँ समझाता हूँ। ये आपका लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, यहाँ आपके करंट इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है मान लेते हैं, याद रखना। तो ये आपका इस प्रकार से एक फिगर आपको वहाँ ड्रा करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ड्रा करके बता रहा हूँ एक्चुअली, देख लेना इस प्रकार की फिगर आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ मैं ड्रा कर दे रहा हूँ लेकिन यहाँ फिगर आपका बनेगा इस प्रकार से आपका फिगर बनता है। और ये आपका जो डेंसिटी यहाँ होता है वो होता है लैम्डा, डेंसिटी आपका होता है लैम्डा, ठीक। डेंसिटी आपका होता है लैम्डा, ठीक। और ये टोटल अगर आप देखें तो ये जो लेंथ होता है ये आपका, ये टोटल जो होता है यल लिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर टोटल हम क्या कर लें, ds अगर आप कैलकुलेट करें, यहाँ टोटल ds मिला लें अगर यहाँ पे थोड़ा सा, तो आपका टोटल ds होता है 2πr यल के बराबर, 2πr यल के बराबर। थोड़ा मैथमेटिक्स देखना ध्यान से, ठीक है यार। ये पूरा 2πr हो गया और पूरा यल लेंथ के तो 2πrl ही तो होगा ना, यही तो मैंने कहा। तो 2πrl बन जाएगा आपका। अब आपको मालूम होना चाहिए, आपने क्या पढ़ा, E इंटू 2πrl, यही आपका एक्सप्रेशन इज इक्वल टू क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं यार, क्यू को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करें तो लेमडा इज इक्वल टू होता है चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है क्यू बाई यल। बड़े आसानी से अगर क्यू यहाँ से देखा जाए तो लेमडा यल लिख सकते हैं, बताना। तो इंटीग्रेशन E इंटू 2πrl बराबर लेमडा यल बाई ε0। यहाँ यार कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, देखते ही देखते लेमडा यल से यल कैंसिल हो रहा ना। यहाँ बचता क्या है आपका E इंटू 2πr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर यहाँ से इक्वेशन निकालें तो E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा Q अपान 2πε0 r, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा भाई, ये आपका इक्वेशन। और r आप हमेशा किसके टर्म में लेते हो, यल, तो यहाँ यल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर था ये, ठीक। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, इन्फिनिटी लॉन्ग पॉजिटिव चार्ज वायर, एक इन्फिनिटी लॉन्ग पॉजिटिव चार्ज वायर भाई, इन्फिनिटी है, इसकी कोई लेंथ नहीं दिया गया है, ठीक है। रिवॉल्विंग ऑन सर्किल, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, इसके सर्किल में एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है, मूवमेंट में है, ठीक। विथ कांस्टेंट स्पीड b, ठीक। सच डैट द वायर पासेस थ्रू द सेंटर एंड इट्स परपेंडिकुलर प्लेन सर्किस, वेरी गुड, ये परपेंडिकुलर प्लेन सर्किस। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है और यही सेम क्वेश्चन एडवांस के पेपर में आप देखो, ये आपने मेन के पेपर में और एडवांस के पेपर में थ्योरी जो होता है। क्वेश्चन करना क्या है, समझना है, केवल थोड़ा सा आपको समझना है। समझना कैसे है, फोर्स इज इक्वल टू
फोर्स का फार्मूला होता है, सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r, क्योंकि रिवॉल्व कर रहा है तो एक सेंटीमीटर फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। तो सेंटीमीटर फोर्स ये होता है mv²/r, बड़े आसानी से mv²/r। अब आपको मालूम है अगर फोर्स देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का फार्मूला तो ये होता है, आपको थोड़ा यार यहाँ से यार ये दिक्कत हो रही है ना, चलो थोड़ा सा बताता हूँ। तो E इंटू ई ये आपका फार्मूला होता है और ये हो जाएगा mv²/r के बराबर। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्सप्रेशन पढ़ा है, E इज इक्वल टू λ/2π एप्सिलॉन नॉट एल। यही सेम चीज़ आप उठाए यहाँ पे पुटअप कर देनी है। तो आप अगर यहाँ पुटअप करते हैं तो λ/2π एप्सिलॉन नॉट एल इंटू ई है। तो ई λ/2π एप्सिलॉन नॉट सीधा मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, देखना ई λ/2π एप्सिलॉन नॉट एल इज इक्वल टू mv²/r लिख सकता हूँ। अब यहाँ b² यहाँ से आप निकालोगे, b² आप निकालोगे और b² का जब आप यहाँ एक्सप्रेशन निकालोगे तो बड़े आसानी से यहाँ से आपका निकल जाएगा। क्या निकलेगा मैं आपको बताता हूँ, λ/2π एप्सिलॉन नॉट एल एम, बड़े आसानी से निकलेगा। याद रखना λ/2π एप्सिलॉन नॉट एल एम, लैम्डा ई है, सॉरी ई है ये। अब यही इक्वेशन आपको क्या करना है, पुटअप कर देना है काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का आपका फार्मूला होता है ½ mv²। यही बी वाली स्क्वायर की जगह आपको इसको पुटअप कर देना है। तो b² की जगह आप क्या पुटअप करोगे बेटा, b² की जगह आप क्या पुटअप करोगे, ½ m इंटू λ/2π एप्सिलॉन नॉट एम एल। ठीक, अब आप क्या करोगे, इस m को सीधा उड़ा दोगे, इसको उड़ाओगे, इसको उड़ाओगे कि नहीं, ये नहीं उड़ेगा यार, ये उड़ेगा कैसे, उड़ जाएगा। तो यहाँ आपका जो इक्वेशन, अब आपका टोटल जो इक्वेशन आएगा मैं आपको बता दूं, तो एनर्जी जब यहाँ से आप निकालोगे तो ई मतलब यहाँ नीचे क्या है, एप्सिलॉन नॉट एल, यही एल बचा, तो आपका बचेगा सीधा आपका बन जाएगा λ/e/π एप्सिलॉन नॉट एल। ये आपका सीधा बन जाएगा। मतलब जो एनर्जी आएगी, जो काइनेटिक एनर्जी आपकी आएगी, वो काइनेटिक एनर्जी आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लैम्डा पे। ये याद रखना एक्सप्रेशन, यही आपको इस फार्मूले से सीखने को मिलता है, यही आपको बताना था। ठीक, तो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी इस टाइप से हो जाएगा। आपको ग्राफ पूछा था, थर्ड क्वेश्चन में शायद ग्राफ ना, थर्ड क्वेश्चन में आपका ग्राफ है। ड्राई ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। यार लीनियर चार्ज डेंसिटी के लैम्डा के टर्म में आपको ग्राफ ड्रा करना है। तो के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सा यार फंडा है, इस टाइप से सीधा ऐसे रोटेट कर देना। तो आपको किसके वर्सेस किस में ड्रा करना है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा के बीच में। बस यही था आपका ये 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन। ठीक, कोई दिक्कत, तो ये आपका 32 नंबर क्वेश्चन इस टाइप से आपका बन जाएगा, बहुत आसानी से यार, बहुत आसानी से। इसका बी पार्ट तो इससे भी आसान है यार, अगर जो करना चाहे तो। इसमें क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक टू आइडेंटिटी पॉइंट, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल वाला एक्चुअली क्वेश्चन है, बहुत आराम से। ये भी आपका इलेक्ट्रिक डायपोल वही आपका लगेगा KQ/R1 + KT/R2, ये क्वेश्चन आप लगाओगे इसमें। यही इक्वेशन आप लगा के इस क्वेश्चन को भी आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ये भी आपका बहुत शानदार क्वेश्चन, ये सबसे शानदार क्वेश्चन है। ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े ही शानदार हैं। ठीक है, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन।
कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बेटा होता फाई, ये आप कर सकते हो बड़े आराम से फाई। और फाई इज इक्वल टू होता है एक्चुअली, मैं आपको बता दूं, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यल के, सॉरी फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। और क्या करना है आपको, अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाना होगा तो आपको एक टर्म यूज किया जाता है, फाई इज इक्वल टू यल आई, और यल आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यही आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बन जाता है, ठीक है। फाई आपका क्या बन जाता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बन जाएगा, यल आपका यही, ठीक है। और यल का अगर टर्म निकालें, यल का अगर फार्मूला निकालें तो ये बन जाता है फाई बाई, बताओ, फाई बाई आई, बात खत्म। यार फाई और आई बड़ा अच्छा रिलेशन है, फाई आई वही वाली रिलेशन है, तो यार फाई और आई का रिलेशन बहुत अच्छा है। अगला अगर देखें तो क्या हो जाता है, यही आपका क्या करना फिर, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एन सेल्फ इंडक्टेंस लॉन्ग स्टेट वायर, ये भी बड़ा आसान है यार। क्या निकलेगा, वही निकलेगा जो मैंने बताया था पहले, यल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन ए बाई यल, यही आपको फार्मूला डेरिवेशन कर देना था, टोटल फ्लक्स एन बी डॉट ए, और इसी को चेंज करके एन बी ए मतलब बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन, मतलब म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए, ये आपका टोटल फ्लक्स आ जाता, आई से आई कैंसिल होता, म्यू नॉट एन ए अपॉन एल, बात खत्म। यही आपका टोटल एक्सप्रेशन निकल जाएगा। ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका पूछा है, इसी का सेकंड एक न्यूमेरिकल पूछा है, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉयल डाटा, अच्छा ये डाटा गिवन है भाई, ऑब्टेन व्हेन एसी सोर्स फ्रीक्वेंसी 200 बाई पाई। यार इसको देख के डरना क्यों है, डाटा तो ही है, एक डाटा ही तो है यार, और कुछ है, तो एक डाटा है उसमें आपको 2000 बाई पाई, 2000 बाई पाई आपको एक फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो बड़े आसान से आपको सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना था, खत्म। वही फार्मूला यार वही लगेगा, बस ध्यान से देखो, यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया और डीसी सोर्स सप्लाई किया गया है, एसी डीसी, इस पर फ्रीक्वेंसी देगा और किस सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू आपको उस कॉइल की निकालनी है, तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आराम से। चलो इससे आसान बी वाला क्वेश्चन है, हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दोनों ही क्वेश्चन है। अल्टरनेटिंग करंट का एक डायग्राम बनाना यार, चलो डायग्राम बताता हूँ कैसे बनेगा। दो पोल रहेगा इसमें, एक नॉर्थ एक साउथ, इसमें एक आपका रहता है, एक आपका क्या रहता है, इसे क्या कहते हैं, इसे आप कहते हो लूप, इसे आप क्या कहते हो बेटा, लूप कहते हो। यहाँ एक दो ब्रशेस रिंग लगे होते हैं, फिर यहाँ आके एक ब्रशेस लगा होता है, और इस ब्रशेस से जाके एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। यार थोड़ा देखना डायग्राम मेरे से सही नहीं बन रहा है, ठीक है। ये ब्रशेस होता है, ये ब्रशेस का स्प्लिटिंग का क्या काम होता है ये आपने याद रखना, सब कुछ इसमें दिया। ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। ये क्या करता है, ये रोटेट करता है ओमेगा फ्रीक्वेंसी से, ये रोटेट करता है, सॉरी ओमेगा फ्रीक्वेंसी कर रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या करता है, ये रोटेट करता है बड़े आसानी से। और जब ये रोटेट कर रहा है ना, तो आपको क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिर कह रहा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ क्या होगा, जो टोटल ईएमएफ होता है जनरेटर का, वो बन जाएगा एन बी ए साइन ओमेगा टी, यही वैल्यू आप एन ये कहाँ से आया वैल्यू, ये आप फ्राडे का फर्स्ट ला एन डी फाई बाई डी टी से आप इस वैल्यू को डेरिवेशन कर सकते हो, और डेरिवेशन करके वहाँ बताना था, डायरेक्टली मत लिख के आना। इसी पे सेकंड क्वेश्चन एक क्या पूछ लिया है, एक न्यूमेरिकल पूछ लिया है, इसी के बेसिस पे टोटल है, एन दिया है आपको, एरिया दिया है, मतलब एन दिया है, ए दिया है, वायर दिया है भाई आपका 10 ओम का है, टेस्ला 0.8 टेस्ला आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना था यार, एन बी ए इसी पे रख के सब ईएमएफ कैलकुलेट कर लेना था। फिर आगे पावर दिया है, तो पावर का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बाई आर, तो आर आपको दिया है, बी मतलब ईएमएफ का स्क्वायर करके आर निकाल सकते हैं। तो बड़े आराम से यार ये क्वेश्चन हो सकता था आपसे, कोई दो राय उसमें नहीं है, ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े आराम से। या आप टेबल देख के डरना मत कि डीसी सोर्स दे दिया तो क्या करें, डीसी का भी फ्रीक्वेंसी आप निकाल के लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, बहुत आसानी क्वेश्चन था, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। आपका सेक्शन ही आता है केस बेस सेक्शन, ही ये लास्ट सेक्शन आपका है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन नंबर 35 आ जाएगा उसके बाद। तो चलिए सेक्शन ई आप देखते हैं, अपन लोग देखते हैं। ठीक है, एक यार एक डायग्राम, एक ये ग्राफ दिया गया। एक्चुअली ये ग्राफ आपका उठाया गया है मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर नंबर, आपका जो है पहला चैप्टर है डुअल नेचर। मॉडर्न का पहला चैप्टर डुअल नेचर है। ठीक है, 11th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये आपके इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टेट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है। बड़ा आसान सा ग्राफ है यार, बड़ा आसानी ग्राफ है। ये आपका क्या किया जाता है, B1 फ्रीक्वेंसी, B2 फ्रीक्वेंसी, B3 फ्रीक्वेंसी, B4 फ्रीक्वेंसी, यहाँ आपका B पोटेंशियल इस तरफ से दिया जाता है, पोटेंशियल दिया जाता है। तो जब फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करते हो यार, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में अंतर होता है कि आप जब इंटेंसिटी करते हो तो केवल एक पोटेंशियल बढ़ाने पे काम को चल जाता है। यहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको पोटेंशियल में चेंज वेरी करना होगा। तो आपसे पूछ रहा विच लाइट बीम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड हाई, इसमें कौन सा है भाई, बता दो, देख के बता दो यार, देख के कह सकते हो। विच लाइट बीम में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये भी देख के कर सकते हो, जिसका भाई फ्रीक्वेंसी कम रहेगा उसका वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा, मतलब सीधा नीचे वाला एकदम, बात खत्म। व्हाट इज भाई, अच्छा थर्ड क्वेश्चन क्या है ये बताता हूँ। विच लाइट बिकम इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम मोमेंटम, भाई मैक्सिमम मोमेंटम किस में होगी, अरे मैक्सिमम मोमेंटम उसी को होगा जो ज़्यादा पोटेंशियल मारेगा, जो ज़्यादा पोटेंशियल मारेगा इधर से, कौन से, तो वही देख के बताना है। तो बड़ा आसान है, पहले आ ए, दूसरे का आपका क्या है लॉन्गेस्ट, दूसरे का डी हो जाएगा और तीसरे का आपका हो जाएगा मोमेंटम, तो इसका सी हो जाएगा। सीधा आपका आंसर है, बहुत आराम से। और ये मत करना चाहो तो यार हमारी CBSE यार ऐसे थोड़ा ना, CBSE ने एक और क्वेश्चन दे रखा है और CBSE ने दूसरा भी ऑप्शन दिया है आपको और करके, बड़े आराम से। तो और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, और वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो और वाले क्वेश्चन में क्या है, कह रहा और वाले क्वेश्चन में कह रहा विच ऑफ द इफेक्ट ऑन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड बीम ऑफ लाइट। अरे यार इसमें भी वही क्वेश्चन है, इसी के बेसिस का पूरा क्वेश्चन ही है, कुछ करना नहीं है आपको। कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। मैंने आपसे कहा है फाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी न्यू, जब आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप बनाते हो तो उसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आप क्या करते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्या करते हो, इस तरह से बढ़ाते आते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, तो निगेटिव पोटेंशियल भी आपको बढ़ाना पड़ जाता है, यही इफेक्ट है, काम खत्म। तो आपकी ये इफेक्ट क्या पड़ती है आपके इस पे ग्राफ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे ही आपकी इफेक्ट पड़ जाती है। तो ये आपके बहुत आसान से क्वेश्चन भी लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है क्लास 12th फिजिक्स का, ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 35। तो अंतिम वार, ठीक है। ये आपने एक फिगर दिया गया है, इस फिगर को बड़े ध्यान से देखना। ये फिगर कहाँ से उठाया है, ये फिगर आपको जानते हो कहाँ से उठाया है, जनरेटर का फिगर है ये। देख रहे हो कॉयल लिया है, एक रिंग है, यहाँ देख रहे हो ना सब कुछ देखो। तो स्प्लिटिंग की जनरेटर वाली जो फिगर होती है वही उठा लिया वहाँ से, ठीक है। एक स्विच दिया है, बैटरी, कॉयल, आयरन। कह रहा है एक्सप्लेन द रीजन ऑफ जंपिंग ऑफ रिंग व्हेन स्विच क्लोज। यार जाहिर सी बात है, रिंग कब, जब आप स्विच को क्लोज मारोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या स्विच को जब ऑन करोगे तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने ये एक नॉर्थ साउथ की तरह एक अपोज करेगा, इसको अपोज करेगा अपने से, ठीक है, बात खत्म। कह रहा व्हाट विल हैपन ऑफ द टर्मिनल ऑफ द बैटरी आर रिवर्स एंड स्विच इज क्लोज। मतलब टर्मिनल ऑफ बैटरी को उल्टा सीधा कर दिया जाए और स्विच को क्लोज कर दिया जाए। तो क्या यार इतना आसान क्वेश्चन, मतलब नो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो ये कॉपर रिंग इज नॉट जंपिंग, यही जंप नहीं करेगा। एक्सप्लेन द टू लॉ ऑफ अंडरस्टैंड फेनोमेना, दो ही टू लॉ बताना है इसे। तो कौन सा लॉ होगा यार, अब दो ही लॉ तुम नहीं बता पा रहे हो, चलो दो लॉ बताओ तुम, कुछ नहीं तो दो लॉ तो यार बता सकते हैं यार बड़े आराम से। कौन सा दो लॉ है, टू लॉ यार आपको बताना है। यहाँ पे EMI वाला दोनों लॉ लिख के आ जाना, ख़त्म कर भाई, ठीक, दोनों लॉ आपने लिख के आ जाना है। या फिर अगला क्वेश्चन और करके इसमें भी दिया है, वेरीफाई एक्सप्लेन वेरियस वे टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई क्या करना है, एन को बढ़ाना है
नंबर ऑफ टर्न को और करंट को बढ़ा देना है। इसका आंसर सीधा है। और क्योंकि B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और लेंथ को भी आप बढ़ा के इसको, अगर सॉरी लेंथ अगर बढ़ाओगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, ये भी याद रखना। लेंथ मत बढ़ाओ, लेंथ मत लिखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एन आई। बात ख़त्म। तो इस टाइप से यार आपका पूरा जो है सेट टू या मतलब जो भी है पूरा मतलब यही फिजिक्स है, यही इस तरह से सभी क्वेश्चन आए थे। पूरे क्वेश्चन क्या हो गए, लग गए आपका बहुत आराम से, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे यार, कोई बहुत कठिन नहीं था, मॉडरेट था। ठीक है, तो थैंक यू। ओके, चलिए बात ख़त्म करते हैं ये पे।